हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं। जी हाँ, परमाणु संरचना पर हमारी बातें चल रही हैं। और उसके बाद हम लोग कल की क्लास तक हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ लिया था। ठीक है, पढ़ लिया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, बिल्कुल पढ़ लिया था सर। चलिए, और टॉपिक हमारे पास चल रहा है परमाणु संरचना। कौन सी संरचना? परमाणु संरचना। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को डी ब्रॉगली सिद्धांत पढ़ाया था और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है ये पढ़ाया था। दोनों सिद्धांत पढ़ने के बाद आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट, है ना। चलिए, ओके गणेश भाई, ठीक है। ठीक, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कक्षा होती है और कक्षक होते हैं उनके बीच का अंतर, और कक्षकों के अंतर के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, देखो, कक्षकों के अंतर के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कक्षक क्या है और कक्षा क्या है। सुनो, देखो, जैसे अगर मेरे पास क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। यहां इस पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस वृत्ताकार पथ पर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास स्थिति ये है। ठीक, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक कहेंगे। और जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मगर फिर भी ये कक्षा है। यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या है? कक्षक है। दोनों के बीच का अंतर ऐसे भी स्पष्ट किया जा सकता है। देखो, एक तरफ तो मैं लिखता हूं कक्षा, ऑर्बिट, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं कक्षक। कई बार हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि सर कक्षा क्या है और कक्षक क्या है। ठीक है, कक्षा क्या है और कक्षक क्या है, इसमें कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा आज आपका इस क्लास के अंदर। तो देखो, हमने दोनों के लिए एक एक छोटी छोटी सी बातें स्टार्ट की है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जो मैं आपको पॉइंट के रूप में नहीं लिखवा रहा हूं, कक्षा को हम लोग कोश भी कहते हैं। कोश, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, एक बात। वहीं फिर मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, कक्षा जो है, इसका पहला पॉइंट, इसे हम लोग के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, ओ कक्षा, इससे दर्शाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जबकि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, जी कक्षक, एच कक्षक से दर्शाते हैं। यहां से अंतर एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहां से क्या होगा? अंतर एकदम स्पष्ट हो जाएगा। KLMN कक्षा, SPDF क्या है? कक्षक। ठीक, एक बात, कक्षा क्या है? कक्षा वो वृत्ताकार पथ है, पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें
है ना, बिल्कुल। यही दूसरी तरफ हम लोग बात करें कि कक्षा क्या है, कक्षक क्या है। कक्षक वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटीज कैसी होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं उसको। ठीक है, ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sp-df से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिट को k-l-m-n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो देखो किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, बोर ने बताया ना, क्या बताया था बोर ने, 2n²। इसलिए एक तरफ कक्षा लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक टेबल बना देंगे। k-l-m-n और o पैक। ठीक है, k-l-m-n-o, 2n² कर दोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2n² करोगे तो k के लिए n की वैल्यू 1 होती है। इसमें अपने पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होंगे, 50 होंगे। ये पढ़ रखा है ना बोर मॉडल में। ठीक है, जबकि यहां हम लोग बात करते हैं कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एक तरफ मैं उपकोष या कक्षक लिखता हूं, कक्षक, दूसरी तरफ लिखता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, s-p-d-f, s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक। s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से आपको आप इनके बीच का अंतर एकदम स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, इनके बीच का अंतर कैसा हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। फिर एक समस्या और होती है कि सर उपकोष और कक्षक में क्या अंतर है। देखो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, उपकोष। ठीक है, उपकोष जैसे s, p, d, f, ये उपकोष है। ठीक है, अब यदि आपसे कहा जाए या पूछा जाए, बताओ s उपकोष में कक्षक, तो हम कहेंगे कि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। फिर p उपकोष में कक्षक पूछे जाए आपसे, p उपकोष में कक्षक, तो p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं लाडलो, बोलोगे 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से सर, px होता है सर, py होता है सर, और pz होता है सर। कितने होते हैं, px, py, pz। d कक्षक जो है, d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। अगर हमसे पूछे d उपकोष में कक्षक, तो हम कहेंगे d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 5 कक्षक। कौन कौन सा, dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। ठीक है, उपकोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उपकोष को इंग्लिश में कहते हैं सबसेल।
क्या कहते हैं, सब सेल। ठीक है, वहीं फिर हम लोग बात करें, हमसे कोई पूछ ले कि बताइए सर कि F उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, किसमें, F उपकोष में कक्षक। ठीक, तो F उपकोष में कक्षक होते हैं 7। कितने, 7। जटिल आकृति के कारण नाम का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, तो 7। तो ये वाली बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए हमको, है ना। S उपकोष में कितना कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P कक्षक में कितने, P उपकोष में कितने कक्षक है, 3। एक में 2 होते हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6। 3 कौन कौन से, PX PY PZ। ठीक है, D में कितने होंगे भाई, 5। DXY DYZ DXZ DX² Y² DZ²। ठीक है, ये 5 हो गए। और लास्ट हमारे पास F उपकोष जो है उसमें कितने कक्षक होंगे, जी हाँ 7 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे, 7 कक्षक होंगे। यहां तक एकदम क्लियर है, बोलो, यहां तक का मामला एकदम क्लियर है। आपको कक्षा और कक्षाओं, जो कक्षक है उनके अंतर भी समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, उपकोष, इसीलिए आपने देखा होगा ना जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s। तो ये 1s 2s 2p 3s जो ये लिखे जा रहे हैं ना, ये क्या है, कक्षक है। जब लिखते हैं ना ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा, 3s लिखा, 3p लिखा, 4s लिखा, 3d लिखा। तो ये सब क्या है, कक्षक है सखा। ये सारे के सारे क्या है, कक्षक हैं। क्या है ये, कक्षक है। 3d क्या है, कक्षक है। d के पास कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, 5 के 5 कक्षक बताएंगे हम लोग। ठीक, अगली बात सुनो, जब हमने लिखा है ना, यदि मान के चलो हमने लिख दिया 2p, ठीक है, उपकोष या 2p कक्षक, कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये 3 है। इसका मतलब क्या है, 2px 2py और 2pz, ये इसका मतलब है ना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6, d में 10, f में 14, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2px कक्षक हो गया, 2py कक्षक हो गया और 2pz कक्षक हो गया। 2px 2py और 2pz कक्षक हो गया। चलिए, आप कह रहे हो सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज तक समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज तक समझ नहीं आया तो आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। मगर मेरा ये आपसे वादा है कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप 118 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकोगे। जिस दिन मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा। ठीक है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आ जाएंगे। समझने का, सिखाने का बस केवल एक तरीका है ना। हाँ, चलो, तो ये इसका मतलब है सीधा सीधा। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, क्या, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, इन्हें कहते हैं संभ्रंश कक्षक। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है, संभ्रंश कक्षक। देखो, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स या संभ्रंश कक्षक क्या होते हैं ये सुनो। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स या संभ्रंश कक्षक क्या होते हैं ये सुनो। समान ऊर्जा वाले कक्षक, क्या, समान ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर नॉन एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। सारस्वत इलेक्ट्रॉन भरना तब सिखाऊंगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। चलो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पर, हम लोग यहां ये कह रहे हैं समान ऊर्जा वाले कक्षक, ऊर्जा वाले कक्षक, कक्षक क्या कहलाते हैं,
समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक। कहलाते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात समझो अब, 2p जो होगा ना, 2p में 2px, 2py और 2pz कैसे हैं? समभ्रंश हैं। मतलब एक ही उपकोष के सभी कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जी हाँ, समभ्रंश होते हैं। ठीक है, सबसेल के, अभी तो बताया भाई, उपकोष को इंग्लिश में सबसेल कहते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है? डीजनरेटेड है। अब आपको दे दिया 3D, तो 3D में पता है क्या होगा? 3D में हमारे पास 3D XY, DYZ, XZ, X² Y² और Z², ये सारे के सारे कैसे होंगे? समभ्रंश होंगे। मतलब ये है कि एक ही उपकोष के सभी कक्षक कैसे होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। एक ही उपकोष के सभी कक्षक कैसे होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है, ये हो गया। यहां तक हमने कक्षकों के बारे में, कक्षा के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, कि कक्षा क्या होती है, कक्षक क्या होते हैं, कक्षकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, किसी भी कक्षक में, इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी सब सेल, किसी भी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कितने होते हैं? ये होते हैं 2 × 2l+1, जिसको हम लोग कहते हैं 4l+2। अब यहां क्वेश्चन ये है कि सर l क्या है? l है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएंगे, इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं सेल बताता हूं आपको, एक तरफ तो मैं लिखता हूं कक्षक, दूसरी तरफ लिखता हूं मैं L की वैल्यू, और तीसरी तरफ लिखता हूं मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है? 4l+2। देखो कक्षक S होगा, P होगा, D होगा और F होगा। S P D F, S P D और ये F। देखो S कक्षक के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। यहां वैल्यू रखो, 0 रखोगे 4 × 0+2, कंप्लीटली कितना हो जाएगा? 2। तो S कक्षक में टोटल वैल्यू कितनी है? ठीक है, हाँ, S कक्षक में टोटल वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, चलो किसी भी, अरे भाई मैं इंग्लिश बोलता तो हूं। चलो, द्विगंशी क्वांटम संख्या को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो हाँ जी, यहां रखोगे 4 × 1+2, 4 एकम 4 और 2 6, P में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 4 × 2+2, 4 दूनी 8 और 2 10, D में 10, 4 × 3+2, 4 × 12 और 2 14। ठीक है, एक चीज और समझ लो,
2 4, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 4 4 का अंतर है, यहां से भी काम हो जाएगा अपना, है ना। जी हाँ, यहां से भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, सब में 4 4 का अंतर है ना। किसका अंतर है? 4 4 का अंतर है सब में, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही पकड़े हैं। हाँ जी, चले आगे, आगे की बात बताऊं मैं अब आपको। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्वांटम संख्याएं, ठीक है। क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग? क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। कौन से नंबर्स? क्वांटम नंबर्स, संख्याएं। नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? देखो, हमारे पास कोई भी एटम है, ये 0 1 2 3 कहां से आए, है ना, वो भी बताएंगे भाई, चिंता मत करो, आगे पढ़ने वाले हो, टेंशन मत लो। अभी द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है जी हाँ। चलो ध्यान से समझो, हमारे पास कोई भी एटम है, उसकी एनर्जी क्या है ना, ये पता होना चाहिए हमको। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभिविन्यास क्या है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। चलिए वहीं फिर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनका चक्रण कैसा है ना, उनका स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इन सबको बताने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। किसी भी परमाणु में कक्षा की संख्या, कक्षा की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण, इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं का अभिविन्यास, इन सबको बताने वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, है ना जी हाँ। चलिए भाई, इनकी खोज और खोजकर्ता सेम ही लिखवाए भाई मैंने तो, है ना। हाँ डिम्पल, अपरमाणविक कणों में खोज और खोजकर्ता सेम ही लिखवाए मैंने तो, अलग तो लिखवाने से ही रहा, क्यों लिखवाऊंगा अलग से, सेम ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, अलग थोड़ी लिखवाऊंगा, ठीक। चलिए देखो, परमाणु में कक्षा की संख्या नंबर ऑफ सेल, कॉमा, कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है। कक्षा की ऊर्जा, है ना, कक्षा की संख्या, हाँ। प्रयोग जो है वो अलग वैज्ञानिकों ने किए, उन प्रयोगों के बाद खोज अलग वैज्ञानिकों ने की है, ठीक है। तो प्रयोग पूछेगा तो वैज्ञानिक जो प्रयोग वैज्ञानिक ने किया वो बताओगे, और खोज जिस वैज्ञानिक ने की उसका नाम बताओगे, बस, ठीक है। चलिए, तो परमाणु में कक्षा की ऊर्जा, कक्षा की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा,
इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा इलेक्ट्रॉन का चक्रण, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉमा कक्षकों का अभिविन्यास, अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑफ ऑर्बिटल्स, इत्यादि को दर्शाने वाली संख्या, इन सबको रिप्रेजेंट करने वाली जो संख्या है, दर्शाने वाली संख्याएं, कौन सी संख्या है? क्वांटम संख्या है। इन सबको रिप्रेजेंट करने वाली संख्याएं जो हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? क्वांटम संख्याएं हैं। ठीक है जी हाँ। अभिविन्यास क्या है सर? जब आएगा टॉपिक तब पता चलेगा, क्यों परेशान होती हो, है ना। बिल्कुल, जो एक एक वर्ड लिखा है ना सबके बारे में बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। फिर पूछा जाए कि क्वांटम संख्या कुल कितनी है भाई, तो देखो 4 क्वांटम संख्याएं निर्धारित हैं। कितनी? 4 क्वांटम संख्याएं निर्धारित है। हाउ मैनी? 4। हाउ मैनी क्वांटम नंबर्स आर? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी है? सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। चलो दूसरी बात सुनो। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्विगंशी मतलब भौम क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? भौम क्वांटम संख्या। ठीक है, कौन सी? भौम क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट हम लोग जब बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या?
चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो, जो मुख्य क्वांटम संख्या है ना, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एल से। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग एम से दर्शाते हैं। ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग एस से दर्शाते हैं। और यहां सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एन, एल, एम, एस, ये सब स्मॉल लेटर में है। एन स्मॉल दिख रहा है, एस, एल स्मॉल दिख रहा है, एम स्मॉल दिख रहा है, एस स्मॉल नहीं दिख रहा है। एस स्मॉल ही है भाई यहां पर। ठीक है ना? जी हाँ। हाँ, एन प्लस एल का नियम वो बाद में आएगा। पहले एन प्लस एल, एन और एल पढ़ेंगे, बाद में एन प्लस एल का नियम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं। अब इन क्वांटम संख्याओं में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि भाई इस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में किसने बताया के बाद ये क्या बताती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये संख्या क्या बताती है, वो भी पढ़ेंगे। इसके बताने के बाद कि ये संख्या क्या बताती है, तो इसका मान कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, और इससे कितनी संख्याएं और जुड़ी हैं, अगली संख्या का मान इससे निकलेगा नहीं निकलेगा, इससे केवल यही निकलता है, कुछ और भी पता चलता है, कहीं कोणीय संवेग तो नहीं पता चलता, चक्रण संवेग तो नहीं पता चलता। इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार नोट कर लो, है ना, हमने यहां से शुरू किया है और यहां से आज की क्लास स्टार्ट की है। एक बार नोट कर लो, है ना। हाँ, जैसे ही नोट करो वैसे डन या लिख लिया, कुछ भी लिख देना ताकि हम लोग स्लाइड चेंज कर दें। ठीक है भाई, चलो नोट करो फटाफट।
लिख लिया है तो आगे नोट करो भाई। हाँ, लिख लो तो वापस बता देना, फिर आगे बढ़ चलेंगे, है ना। चलो फटाफट बताना। क्लास हमेशा इसी टाइम होगी, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना भाई, देखो एक्चुअल में क्या है, इस बात को आप समझो, मैनेजमेंट पर भी बहुत सब कुछ डिपेंड करता है। फिर मेरी इसके अलावा ऑफलाइन क्लास भी रहती है ना भाई, तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए टाइम यही ठीक है भाई, अभी तो जब चेंज होगा तब का तब देखेंगे, है ना। अभी तो यही ठीक है। हाँ, लिख लिया। ओके, चलो भाई आगे, आगे नोट करो। भारती बताओ किसकी समस्या है, पहले ये बताओ। समस्या तो बताओ क्या है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। भारती वो वाला पोर्शन इन्हीं में कवर हो जाएगा, है ना, परेशान मत हो।
चलिए साइकोलॉजी इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी बेटा, उसके लिए बार बार अच्छे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे समझ में थोड़ी आती है साइकोलॉजी जैसे सोच रहे हो। देखो सिलेबस में तो है ना, जैसा पढ़ रहे हो ये क्वांटम संख्याएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े, अरे बढ़े, चलो नोट करो। कर लेंगे, इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, पहले ये तो खत्म होने दो। हो गया, चलिए देखो इसके बाद आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। जैसे सुबह की क्लास के अंदर हम लोगों को या आप लोगों को, है ना, जैसे मतलब पहले वाली क्लास के अंदर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताई गई होगी, ठीक है, हाँ बताई गई है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मैं वापस से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, लॉजिक है। देखो उत्कर्ष ऐप जो है या अभी हमारी जो ये क्लास हो रही है कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे इंटरेक्टिव पैनल है, मेरे सामने एक कैमरा है, एक स्क्रीन है जिस पर आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट इन सब के पीछे एक सर्वर, एक नेटवर्क, एक पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। सखा क्या काम कर रही है? पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और जब ये पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है ना, तो टेक्नोलॉजी में कभी कभी दिक्कतें आने लग जाती हैं, है ना। आप लोगों की कोई भी दिक्कत ना रहकर हैंड टू हैंड सॉल्व हो, इसलिए उत्कर्ष ऐप के अंदर एक नया फीचर जोड़ा गया है, ठीक है। जी हाँ, एक अगर हम लोग बात करें नया फीचर जोड़ा गया है, या ये कह सकते हैं एक नई चीज लाई गई है, एक तकनीक में एक चीज और बढ़ाई गई है जिससे आप लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाए। समस्या कई प्रकार की हो सकती है, जैसे किसी ने बुक ऑर्डर की तो बुक समय पर नहीं पहुंच रही हो, है ना, हाँ, किसी का टेस्ट सबमिट नहीं हो रहा हो, कुछ और समस्या हो, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। और वो वीडियो आप लोगों को मैं अब दिखाने वाला हूँ इस क्लास में ही,
ठीक है। और बाकी हम जो चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से संयम होकर देखिएगा। अक्षय सर ने वो वीडियो बनाई है जो आपको अच्छे तरीके से एकदम देखनी है और उसमें समझना है कि जो स्टूडेंट हेल्प डेस्क मतलब हेल्प डेस्क जो फीचर लिया गया है वो आपके बहुत काम का है। कितने काम का है वो सब आपको अभी इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शांति से देखिएगा और मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। तो आप लोग अगली क्लास तक, हमारी मुलाकात तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और अब देखेंगे आप लोग ये वीडियो। नमस्कार। जहां तकनीक है वहां समस्याएं होना वाजिब है। तो उत्कर्ष ऐप जो कि अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, जो कि अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा टेक इनेबल्ड होने के लिए जाना जाता है, बट फिर भी क्योंकि आप एक लंबी अवधि तक उत्कर्ष ऐप के माध्यम से उत्कर्ष के साथ जुड़े होते हैं तो एक लंबी अवधि में कुछ समस्याएं आना वाजिब है। हालांकि हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि सारी समस्याओं का हल दे सकें, पर उसमें भी कभी कभी कुछ समस्याओं का हल देरी से आ पाता है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने फ़ोन किया था या मेल किया था और उसका उचित तरह से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने उत्कर्ष ऐप के अंदर एक नए फीचर को ऐड किया गया है जो कि है हेल्प डेस्क, ताकि आप ऐप से ही डायरेक्टली वहाँ पर अपनी इंक्वायरी रेस कर सकें, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं टिकट रेस कर सकें। तो अब अगले 2 मिनट के इस वीडियो में आपको गौर से देखना है कि आपको किसी भी समस्या का अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको उसका सॉल्यूशन किस तरह मिलेगा। दोस्तों, जो आपकी ऐप है उसमें सबसे लेफ्ट कॉर्नर में बाईं तरफ जो ऊपर नेविगेशन बार होता है, यानी 3 लाइंस जहाँ बनी होती हैं, वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, जहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहाँ पे अब आप देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा होगा हेल्प डेस्क। अगर अभी तक नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ अपनी ऐप को अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो अपडेट करने के बाद में आपको यह हेल्प डेस्क का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप उस हेल्प डेस्क बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो नया हमारा जो समस्याओं के समाधान करने का नया तरीका है, ये आपको एक सही सॉल्यूशन तक लेकर जाएगा। जैसे आप उस हेल्प डेस्क पर दोस्तों टच करते हैं तो यहाँ पर कुछ FAQs आते हैं। अब ये जो ज़्यादातर FAQs हैं, जैसे हाउ टू बाय एन ऑनलाइन कोर्स, हाउ टू एक्सेस द परचेज ऑनलाइन कोर्स, ये पॉइंट्स भी हालांकि आपके बहुत काम के हैं, पर मैं मानता हूँ कि हो सकता है आपको पता हो कि ऑनलाइन कोर्स मिल गया तो परचेज कर लिया तो माई लाइब्रेरी में मिलता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर इनके अलावा कुछ आपका क्वेश्चन है तो ऊपर लिखा है हैव क्वेरीज, क्या आपको कुछ और पूछना है, प्लीज गेट इन टच एंड वी विल हेल्प यू टू वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और प्रोसीड का एक बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है और किस तरह की समस्या फेस आप कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। पेमेंट रिलेटेड कोई समस्या है, कंटेंट रिलेटेड कुछ समस्या है कि भाई आंसर गलत था, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो वाले नोट्स अभी तक नहीं मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेक्निकल रिलेटेड, सर बार बार ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, या सर वीडियो चलते चलते रुक जाता है, डाउनलोडेड वीडियोस अपने आप डिलीट हो जाते हैं, ऐसा अगर कोई समस्या है तो टेक रिलेटेड हो गया। उत्कर्ष स्कीम, बुकशाला रिलेटेड, बुकशाला से संबंधित कोई समस्या है कि सर प्राइम कोर्स परचेज किया था बट अभी तक बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये सारी समस्याएं होती हैं क्या? दोस्त, टेक है, कोई समस्या 0.1% एग्जिस्ट तो करती है, कोई समस्या 0.2% एग्जिस्ट तो करती है। बुकशाला पे सपोज कर 1 लाख ऑर्डर्स आए तो आप ये मान के चलिए कि 100-200 बच्चों को समस्या हो सकती है, समझ रहे हैं? तो किसी भी तरीके की समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो अपनी उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे चूज करनी है। पेमेंट रिलेटेड है, कंटेंट रिलेटेड है, टेक रिलेटेड है, बुकशाला रिलेटेड है, या किसी अन्य प्रकार की समस्या है जो यहाँ लिस्टेड नहीं है, और उस तरह की समस्या को आपको चूज करना है। जब आप उस तरह की समस्या को दोस्तों चूज करते हैं तो यहाँ पे जैसे सपोज करें आपने पेमेंट रिलेटेड समस्या को चुना था, तो वहां पे आ रहा है व्हाट इश्यू आर यू फेसिंग, यानी एग्जैक्टली क्या समस्या आ रही है। तो आपने सपोज ये बैच परचेज है, या जो भी माई अमाउंट इज डिटेक्ट, जैसे एक समस्या ये कई बार बच्चों को आती है कि सर पैसा कट गया बट कोर्स लाइब्रेरी में, माई लाइब्रेरी में भी दिख नहीं रहा। तो सपोज करें आपने वो चूज किया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड होती है ना, यानी पहली बार में जो समाधान, जिस समाधान से ज्यादातर बच्चों की वो समस्या समाप्त हो जाती है, वो लिखी होती है। जैसे इस केस में यहाँ लिखा है प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन
इन उत्कर्ष ऐप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। हो सकता है किसी समस्या के लिए लिखा हो कि एक बार फोन रीस्टार्ट कर लो, तो एक प्राइमा फेस या फर्स्ट एड वाला इलाज यहां लिखा होता है, आपको वो जरूर करना है। कृपया सर्वप्रथम दी गई प्रक्रिया को पूरा करें, आपको वो जरूर करना है। अगर उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो यहां पे आ रहा है दोस्तों रेज टिकट। क्या आ रहा है? रेज टिकट, यानी अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाएं। टेक्निकल भाषा में उसे रेज टिकट कहते हैं। रेज टिकट पे आपको क्लिक करना है, टच करना है। रेस टिकट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर। याद रखिएगा फोन नंबर वही भरें जिस नंबर से आपने उत्कर्ष ऐप में लॉगिन किया है, और अपना कोर्स का चयन करें, किस कोर्स से जुड़ी प्रॉब्लम ये है। और अगर कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम यह है कि पैसा कट गया बट बैच अभी माई लाइब्रेरी में नहीं दिख रहा, तो वो लास्ट में आपने जो पे किया है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है, उसकी पीडीएफ आपके पास है, तो वो अटैचमेंट में आप उसे अटैच कर सकते हैं। जैसे किसी भी गूगल फॉर्म में या कहीं भी आप ऐड करते हैं उस तरह से, तो उस फाइल को अटैच कीजिए और अपने तरफ से उस कुछ शब्दों में अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करना चाहते हैं कि मैंने ये कोर्स परचेज किया था, इतनी तारीख को किया था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्राइम कोर्स किया था पर स्टैंडर्ड ही आया है, या बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, या बुकशाला से इतनी तारीख को मैंने ये ऑर्डर किया था, ये नहीं आ रहा, या टेक्निकल प्रॉब्लम अगर सेलेक्ट किया है तो सर ब्लैक स्क्रीन बार बार आ रही है। जो भी अपनी भाषा में आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को अपने शब्दों में लिखिए, और उसके बाद में दोस्तों नीचे एक सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सक्सेस का पॉपअप आपके सामने आएगा कि भैया ऐसे ऐसे तुम्हारा टिकट रेज हुआ है, और अब आप उस अपनी प्रॉब्लम को जो आपने हमसे शेयर किया, यानी जो आपने टिकट रेज किया है, आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब आप अपनी समस्या को जो आपने टिकट रेज किया उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक इशू का बटन आएगा। जब दोस्तों आप ट्रैक करने जाएंगे अपनी समस्या को, यानी जब आप ट्रैक करना चाहेंगे, तो ट्रैक करने के लिए भी वही प्रोसीजर, आप हेल्प डेस्क में गए। अब हेल्प डेस्क में देखो वही आपने वो प्रोसीड पे क्लिक किया था स्टार्टिंग में और अपनी प्रॉब्लम दर्ज की थी, अपनी समस्या दर्ज की थी, टिकट रेज किया था। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको माय टिकट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। माय टिकट्स मतलब आप अपनी जो आपने टिकट्स रेज किए थे उन्हें ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो माय टिकट्स पे जब आप जाएंगे तो अगर आपने कोई प्रॉब्लम टिकट रेज कर रखा है तो वहां पे आपको उसकी डिटेल्स दिख रही होंगी, और दिख रहा होगा कि उसमें से कितनी ओपन है और कितनी रिजॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये अभी ओपन है। ट्रैक करने के लिए माय टिकट्स में जाकर चेक करें, आप उसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या है, उस पर काम चल रहा है, वो क्लोज तो वो रिजॉल्व हुए में दिखा रहा हो पर आपके पास कोई प्रति उत्तर ना आया हो, इत्यादि इत्यादि। तो आप यहाँ से पूरा इसे चेक कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो टिकट रेज किया था वो अभी तक सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हेल्प डेस्क का फीचर आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ दोस्तों, प्रॉब्लम का आना बहुत लाजमी है। आपने देखा हो कभी कि आपको कोई मित्र है, उसके फ़ोन में यूट्यूब ढंग से नहीं चलता पर आपके फ़ोन में यूट्यूब बहुत मक्खन स्टाइल में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आम है। आप और हम एक दूसरे के साथ एक लंबी अवधि तक रहते हैं, उसका मेन आधार टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी चाहे वह टेक्निकल प्रॉब्लम्स होना थोड़ा स्वाभाविक है। कुछ प्रॉब्लम्स 0.1%, कुछ प्रॉब्लम 1%, कुछ प्रॉब्लम 0.5% बच्चों के साथ हमेशा रहती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हैंडसेट्स हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इन सब की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का कुछ हद तक वजूद में रहना ये स्वाभाविक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले इसके लिए हेल्प डेस्क सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।